BCME का सिविल इंजीनियरिंग का BCME पोर्शन आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। अभी हम लोगों ने किया था लेकिन बीच में वीडियो शॉर्ट हो गया था, इसलिए हम फिर से स्टडी करते हैं तेज़ी में। अगर आपको डिटेल में थोड़ा आराम से समझना है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन नेशनल NBC के अकॉर्डिंग NBC is a document that provided a guideline for the construction, maintenance and fire safety of the structure. NBC was first पब्लिश कब हुआ था? 1970 में, 1970 में। ओके 1970 में। और मिनिमम लाइफ ऑफ द पीरियड फॉर द बिल्डिंग इज अबाउट 50 ईयर, 50 साल के लिए बनाया जाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल शेप ऑफ द बिल्डिंग इज अ स्क्वायर। और IGBC क्या होता है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से होते हैं? IS क्लासिफिकेशन तो ग्रुप वाइज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्रुप। 9 ग्रुप पूछा जा सकता है कितने ग्रुप हैं, तो 9 ग्रुप। ठीक है, तो A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप, E ग्रुप, F ग्रुप, G ग्रुप, H ग्रुप और I नहीं है यहाँ पे, J है डायरेक्ट। ठीक है, J ग्रुप। तो J ग्रुप इस टाइप से इसको नाम दिया गया। A में क्या होता है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यहाँ पे रहते हैं, फिर खाना पीना बनाते हैं। इसमें क्या होता है? लाइट कंस्ट्रक्शन होता है इस बिल्डिंग का। जबकि B क्या होता है? एजुकेशनल, यहाँ पे रहा, फिर पढ़ाई की, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, फिर इंस्टीट्यूशन, जॉब की। कहाँ पे जॉब की? मेडिकल में। मेडिकल में क्या होती है? ज़्यादातर प्राइवेट जॉब वगैरह होती है। नर्सिंग होम, ऑर्फन्स, जेल, सैनिटरी, हॉस्पिटल। फिर वहाँ से क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन के बाद फिर वहाँ पे हमने क्या सोचा? बिजनेस करेंगे कोई बड़ा। तो असेंबली में 4 लोगों को, किसके अकेले तो कर नहीं पाएंगे, 4 लोगों को जोड़े, अपने दोस्त लोगों को बुलाया। असेंबली बिल्डिंग, तो D हो गया असेंबली बिल्डिंग। बिल्डिंग वेयर ग्रुप और पीपल आ गया था, जैसे मंदिर पे गए, वहाँ पे बैठ के बात की। असेंबली कोई हॉल में, थिएटर में बात की। ठीक है, और असेंबली के बाद फिर क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया? यूजिंग, अपने एक ऑफिस खोला। यूज कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, टाउन हॉल, कोर्ट हाउस, etc। ठीक है, अपने घर पे बैठ करके वहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि हमारा बिजनेस बनेगा। ठीक है, और उसकी एक दुकान खोली, मर्केंटाइल। यूज हाउस कीपिंग, हाउसिंग शॉप्स, स्टोर, शोरूम टू डिस्प्ले एंड सेल्स। ठीक है, ये मर्केंटाइल बिल्डिंग हो गई। एक होती है इंस्टीट्यूशनल, पढ़ाई के बाद आएगी। मर्केंटाइल बिजनेस के बाद आएगी। ठीक है, असेंबली और बिजनेस, फिर मर्केंटाइल, फिर इंडस्ट्रियल आएगी। तो इंडस्ट्रियल में क्या होगा? यहाँ पे मर्केंटाइल में हमने शॉप खोली है, लेकिन इंडस्ट्री क्या करेगी? इस शॉप के लिए प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो असेंबली ऑफ द प्रोसेसिंग ऑल टाइप ऑफ द मटेरियल इट टू बी आर कैरिड आउट। ठीक है, तो G वाला मर्केंटाइल, वो इंडस्ट्रियल हो गया, जो कि F मर्केंटाइल के लिए प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, H हो जाएगा स्टोरेज बिल्डिंग। अब वहाँ पे तो भर गई दुकान, लेकिन अब क्या करें? एक्स्ट्रा सामान कहाँ रखा जाएगा? तो स्टोरेज बिल्डिंग में रखा जाएगा। तो पर्पज ऑफ द सेल्टरिंग ऑफ गुड्स, व्हीकल, क्रेन्स। ठीक है, और हजार्डियस बिल्डिंग क्या होगी? J है, H के बाद J आएगा डायरेक्ट। कुछ लोग होते हैं कि अपने मैन बिजनेस के कट के कुछ उल्टा सीधा करने लगते हैं, तो जैसे एक्सप्लोजिव मटेरियल स्टोर करने लगे तो हजार्डियस बिल्डिंग में रखेंगे, वो दूसरी बिल्डिंग में, एक काले कलर की होती है। ठीक है, तो एक टाइप का ट्रिक था ताकि याद रहे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोपिंग होता है, टूथिंग होता है, ब्लॉकिंग कोर्स होता है। ब्लॉकिंग कोर्स किस पास होता है? कोर्स कॉर्निश के टॉप लेयर पे होता है। अब यहाँ पे जो कॉर्निश होता है, कॉर्निश का एक टेक्निकल थ्योरी होती है। क्या? ये इट इज़ अ जॉइंट, इट इज़ प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ द सीलिंग एंड वॉल। वॉल और सीलिंग के बीच में एक प्रोजेक्टेड ऑर्नामेंटल फेस होता है, वो क्या होता है? कॉर्निश होता है। ठीक है, बात वाटर सेट किस पर होता है? तो खिड़की के ऊपर वाटर सेट होता है, लेकिन सनसेट किसके ऊपर? डोर के ऊपर होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्लैब का प्रोजेक्टेड कोर्स। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग होता है। और जबकि कॉर्वेल की क्या होता है? इंटीरियर प्रोजेक्टेड कोर्स, इंटीरियर प्रोजेक्शन एट द एट द एट द स्लैब, वो होता है कॉर्वेल। इंटीरियर हुआ तो कॉर्वेल, बेल को अंदर बांधो, कॉर्निस, कॉर्निस बाहर होता है। ठीक है, प्लिंथ, ये वाला बेल है। कोई कहेगा रिंग वाला बेल है क्या?
तो अंदर जाने के लिए भी तो अंदर नहीं, यही है, ठीक है, अंदर बांध के रखते हैं, धूप वूप से बचे, ठीक है, उसके लिए कॉर्बेल घर के अंदर रखते हैं इसको, याद रखने के लिए चीज़ें हैं और कुछ नहीं। अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो जो फाउंडेशन डेप्थ है, फाउंडेशन फुटिंग है, प्लिंथ है, एक होती है प्लिंथ बीम, तो ये प्लिंथ बीम है जिस पर क्या होता है, दीवार को बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या कहती है, इक्वली डिवाइडेड ऑफ द लोड, ठीक है। सब स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल, सुपर स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अबव द ग्राउंड लेवल। प्लिंथ क्या होता है, द वॉल हाइट सराउंडिंग द बिल्डिंग बिटवीन ग्राउंड लेवल और वॉल हाइट ऑफ द, क्या लिखा है, वॉल हाइट सराउंडिंग द बिल्डिंग बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड ग्राउंड फ्लोर। तो वॉल हाइट बिटवीन, वॉल हाइट सराउंडिंग द बिल्डिंग, चारों तरफ, बिल्डिंग के चारों तरफ होती है, कहाँ से कहाँ तक, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच की हाइट होती है, ठीक है ना, ये प्लिंथ कहलाता है। प्लिंथ बीम क्या होती है, आरसीसी बीम कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल एंड इट्स फाउंडेशन, वही बात है कि फाउंडेशन और वॉल के बीच में होता है, ये प्लिंथ हाइट होती है, प्लिंथ बीम होती है। प्लिंथ बीम है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द वॉल ओवर द फाउंडेशन इवनली। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, तो डीपीसी जब बैरियर ऑफ इम्परवियस मटेरियल बिल्ट इनटू द वॉल और पियर टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम द मूविंग टू बिल्डिंग फाउंडेशन। वॉल को, पियर को किससे बचाती है, जो फाउंडेशन से मॉइस्चर ऊपर जाता है, वॉल में जाता है उससे। इट इज अ मेनली लेड इन ऑन द प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम पर ही दे दी जाती है, जैसे हमने यहाँ पे प्लिंथ बीम बनाया था ना, इसी के ऊपर एक डीपीसी का कोर्स चला दिया जाएगा, ठीक है, इसी पर दे दी जाती है डीपीसी, इसका नाम डीपीसी। थिकनेस के 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच में होती है डीपीसी। विथ सीमेंट ऑफ द 1/3 कंक्रीट, अगर कंक्रीट यूज करेंगे, अगर कंक्रीट यूज नहीं करेंगे तो 1/2 का रेशियो रखते हैं, ठीक है। डीपीसी प्रोवाइडर ऑल ओवर फुल विथ ऑफ द प्लिंथ बट DPC provided full width of the plinth wall but not provided at the sill of the door और वरांडा ओपनिंग, ठीक है, वहाँ पे नहीं देते। कॉर्बेल क्या होता है, द टर्म कॉर्बेल रिफर्स टू ऑन आर्किटेक्चरल मेंबर दैट प्रोजेक्टेड 1/3 एरिया प्रोजेक्टेड होता है और 2/3 पर एरिया इंटीरियर सपोर्ट के लिए होता है, तो कॉर्बेल कहलाता है। कॉर्बेल कहाँ पे, ये है यहाँ 1/3, ये है, टू बाई थ्री लिख दिया है, 2/3 एरिया दबा होता है। कोरवेल आर मेड ऑफ द स्टोन, टिम्बर और मेटल, किसी भी चीज़ का हो सकता है। कोरवेल प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर द जॉइस्ट, रूप, ट्रस, वेदर शेड ईटीसी के लिए, ठीक है। वॉल प्लेट होती है, ये कॉर्बेल होता है, ये बना हुआ है, देखिए 2/3 भाग अंदर है, 1/3 भाग बाहर है। जॉइस्ट वॉल प्लेट, इसके ऊपर वॉल प्लेट दिया है। वॉल प्लेट क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल टिम्बर मेंबर, टिम्बर का होता है, जनरली प्लेस्ड अलोंग द टॉप ऑफ द वॉल, सपोर्ट टू सपोर्ट एंड ऑफ द जॉइस्ट, जॉइस्ट के सपोर्ट देने के लिए रखी जाती है। राफ्टर ईटीसी कुछ भी रखा, ईटीसी एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड इज कॉल्ड वॉल प्लेट। कॉर्निस, कॉर्निस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड ऑर्नामेंटल मोल्डेड कोर्स प्लेस इन द वॉल एट द जंक्शन ऑफ द वॉल एंड सीलिंग, वॉल और सीलिंग के बीच में जो कोर्स होता है, प्रोजेक्टेड कोर्स होता है, उसको कॉर्निस कहते हैं। कॉर्निस कहाँ है, ये है, देखिए ये कॉर्निस है, ये कॉर्निस निकला हुआ है।
कोपिंग क्या होता है? द टॉप ऑफ द पैरापेट वॉल फिनिश्ड विथ अ स्पेशल कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट इन द रेन वाटर इज कॉल्ड कोपिंग। ठीक है, रेन वाटर से गिरने से बचाने के लिए इसको कोपिंग बोला जाता है। कोपिंग भी आप देख सकते हैं, ये हमारी कोपिंग हो गई। ठीक है, टॉप मोस्ट प्रोजेक्टेड कोर्स होता है ये, और इसके अंदर जो हम ग्रुप काट देते हैं इंटीरियर साइड में, ये टूथिंग होता है। इसका एक और नाम होता है ड्रिप कोर्स। ड्रिप कोर्स होता है। ठीक, ड्रिप कोर्स या टूथिंग to facilitate the drainage of the water from the coping. A groove is cut on the underside, ठीक है, called drip course. बिल्डिंग लाइन क्या होता है? इट इज अ लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग adjoining a street or extension of the streets और ऑन द फ्यूचर स्ट्रीट में भी लॉफुली एक्सटेंडेड, वहाँ तक जहाँ तक कि हमारी स्ट्रीट बढ़ कर के बन के आ सकती है, उसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग लाइन बोलते हैं। अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग, अप टू विच द प्लिंथ ऑफ अ बिल्डिंग एडजॉइनिंग अ स्ट्रीट। अगर यहाँ पे बनाएंगे तो क्या किसी स्ट्रीट से टच हो जाएगी, एक टाइप की, या तो अभी की स्ट्रीट या फिर एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रीट या फिर फ्यूचर स्ट्रीट में लॉफुली एक्सटेंडेड। कंट्रोल लाइन क्या होता था? इन पब्लिक बिल्डिंग्स सच अ सिनेमा हॉल, फैक्ट्री, बिजनेस सेंटर, ETCR अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ द व्हीकल शुड बी सेट बैक अ फर्दर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइन। तो क्या करना पड़ता है? उस बिल्डिंग लाइन से और ज़्यादा, जैसे बिल्डिंग बनी तो उसको और ज़्यादा एरिया में कवर करना पड़ता, ताकि फ्री रखना पड़ता, ताकि वहाँ पे पार्किंग वगैरह और लोग वगैरह इकट्ठे हो पाएँ। बिल्डिंग लाइन अपार्ट द शुड बी सेट बैक, पीछे बनाना पड़ता है और पीछे होना पड़ता है बनाने के लिए। किसके लिए? शॉर्ट बैक विथ अ फर्दर डिस्टेंस अपार्ट फॉर बिल्डिंग द लाइन अप टू विच सच बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड अ कंट्रोल लाइन। इन अ पब्लिक बिल्डिंग सच एज अ सिनेमा, फैक्ट्री, बिजनेस सेंटर, ETC विच अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ द व्हीकल शुड बी सेट बैक, और पीछे बना देना चाहिए, और पीछे बनी होनी चाहिए, विथ अ फर्दर डिस्टेंस, और ज़्यादा डिस्टेंस के साथ, अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइन से, ये बिल्डिंग लाइन थी हमारी और ये हमारी पीछे चली गई, ये कौन सी लाइन हो जाएगी? कंट्रोल लाइन। ये लाइन कहाँ से मेजर हो रही? सेंटर ऑफ द स्ट्रीट और रोड। The distance of the control line is taken to a 1.5 time of the building line, which is invariably measured from the center of the roadway. रोडवे सेंटर, रोडवे से मेजर की जाती है। बिल्डिंग लाइन हो गई, ये हमारी कंट्रोल लाइन हो गई। द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन इन ओपनिंग एग्रीकल्चर एरिया में अगर हम देखेंगे तो नेशनल हाईवे के लिए बिल्डिंग लाइन है 30 मीटर और कंट्रोल लाइन है 36 मीटर। एग्रीकल्चर कंट्री हो, इन ओपन एंड एग्रीकल्चर कंट्री के लिए है, और MDR के लिए है 24 मीटर और कंट्रोल लाइन है 45 मीटर। इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ऐसा क्यों क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आप लोग भी क्रॉस चेक कीजिएगा, वैसे तो ये सही है। ठीक है, MDR के लिए 15 मीटर और 24 मीटर, 15 मीटर 24 मीटर। विलेज रोड के लिए 12 मीटर 18 मीटर। अगर हम यहाँ पे एक्चुअल लिमिट ऑफ द अर्बन की रोड के लिए देखें, अर्बन एरिया के लिए, तो बिल्डिंग लाइन 30 मीटर 45 मीटर 15 मीटर 24 मीटर 9 मीटर और 15 मीटर। नेशनल हाईवे के लिए 30 मीटर 45 मीटर। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए तो हो गए ये दोनों। MDR के लिए 15 मीटर 24 मीटर, ये दोनों है, यहाँ पे याद रखना है। नेशनल हाईवे की जगह स्टेट हाईवे पूछ लिया तो सोचेंगे कि अगला वाला है, नहीं ये दोनों। तो MDR के लिए 15 मीटर और 24 मीटर और ODR के लिए 9 मीटर और 15 मीटर। यहाँ पे क्या था? 15 मीटर और 24 मीटर पहले था, वो रिपीट हो गया, एक डाउन चला गया है, लेकिन यहाँ पे 9 मीटर और 15 मीटर आ गया, 9 मीटर 15 मीटर आ गया।
ठीक है। अगर यही चीज़ रिबन डेवलपमेंट अलॉन्ग द अप्रोचेस, एक साथ डेवलपमेंट चल रहा है एरिया का, तो उसके लिए बिल्डिंग लाइन 18 मीटर और कंट्रोल लाइन 30 मीटर। और ये नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए था। और एमडीआर के लिए 9 मीटर और 15 मीटर, ओडीआर के लिए 6 मीटर और 9 मीटर, और विलेज रोड के लिए 6 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना है बार बार। क्वेश्चन लेकर आएंगे ऑल टेबल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। एक सीरीज लेकर के आएंगे। ठीक है, ये वीडियो तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑल वैल्यू इन द मीटर है यहाँ पे। एज पर द एनवीसी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन क्या होता है कि अभी देखते हैं कि बड़ी बड़ी एक्सटेंशन वो निकाल दी जाती हैं और उसी के पास आसपास घर बने होते हैं लोगों के, तो उनसे कितनी दूरी पे हमें बनाना चाहिए उसके लिए है। अगर लो मीडियम वोल्टेज लाइन और सर्विस लाइन है तो वर्टिकल डिस्टेंस 2.5 मीटर होनी चाहिए और हॉरिजेंटल डिस्टेंस 1.2 मीटर होनी चाहिए। अगर यही चीज़ हाई वोल्टेज लाइन एंड इंक्लूडिंग 11 किलोवाट की अगर जा रही है लाइन, तो 3.5 मीटर हमें वर्टिकल डिस्टेंस रखनी चाहिए और 1.2 मीटर की हॉरिजेंटल डिस्टेंस रखनी चाहिए। ठीक है। हाई वोल्टेज इन 11,000 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट जा रही है। 11,000 वोल्ट से लेकर 33,000 किलो वोल्ट तक जा रही है, तो 3.5 मीटर की हमें वर्टिकल डिस्टेंस और 2 मीटर की हॉरिजेंटल डिस्टेंस रखनी चाहिए बिल्डिंग से अपने। और अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है 33 किलोवाट से ज़्यादा है, 33,000 किलोवाट से ज़्यादा है, तो फिर 3.5 मीटर हमें वर्टिकल और 2 मीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस बनाए रखनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 मीटर और 1.1 मीटर तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे वेरी कर रही है। अगर लो है 11 किलोवाट से कम है, मतलब लो लाइन है, सर्विस लाइन है, तो 2.5 मीटर वर्टिकल, हॉरिजेंटल 12 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 सवा मीटर जो भी है। तो हाई वोल्टेज में है लाइन और इंक्लूडिंग 11 किलोवाट है, 11,000 वाट बोलेंगे तो 3.7 मीटर तक वर्टिकल और हॉरिजेंटल 1.2 मीटर होनी चाहिए। हाई वोल्टेज लाइन है 11,000 किलोवाट है, 11,000 वाट है, और या 11 किलोवाट से लेकर 33 किलोवाट है, तो 3.3 मीटर ही बढ़ती जाएगी। वर्टिकल लाइन यहाँ पे तीनों कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे दो कांस्टेंट याद रखना। अ कोर्स ऑफ द स्टोन प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द कॉर्निस अलोंग द एक्सटर्नल फेस। कॉर्निस के इमीडिएटली बिलो रखते हैं, जो कॉर्निस के इमीडिएटली बिलो कोर्स रखते हैं स्टोन को, उसको क्या बोलते हैं? टू इम्प्रूव अपीयरेंस कॉल्ड अ फ्रीज। अपीयरेंस बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीज बोलते हैं। बिल्डिंग सर्विस क्या होता है? इट इंक्लूड्स सर्विस लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटरी, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी etc। बिल्डिंग सर्विस कहलाता है। सर्विस रोड क्या होता है? सर्विस रोड प्रोवाइडेड एट द रियर ऑफ और साइड ऑफ द और ऑफ अ प्लॉट फॉर अ सर्विस पर्पज इज कॉल्ड सर्विस रोड। सेटबैक लाइन क्या होता है? अ लाइन यूजुअली पैरेलल टू द प्लॉट बाउंड्रीज and laid down in each case by a local municipal bodies, beyond which nothing can be constructed toward plot boundary। प्लॉट बाउंड्री के बाहर जो नहीं हो पाता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। और अलाइन यूजुअली पैरेलल टू द प्लॉट बाउंड्री के हमारे पैरेलल होती हैं। एंड लेड डाउन इन ईच केस बाय लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज, जो हमारे नगर निगम वगैरह हो गए, नगर पालिका वगैरह, उनके द्वारा बनाई जाती हैं। बियॉन्ड विच नथिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इसके बाहर आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं। यहाँ पे रोड बनेगा, कुछ बनेगा आगे फ्यूचर में, खाली जगह है, इसके बाहर नहीं बना सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेटबैक लाइन बोलते हैं, टुवर्ड प्लॉट बाउंड्री। इम्पोर्टेंस ऑफ द सेटबैक क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रियर सेटबैक। आपका ये प्लॉट है मानते हैं, लेकिन आपको प्लॉट के भी अंदर इतने एरिया में बनाना है, इससे बाहर नहीं बना सकते कुछ।
फॉर अ नेचुरल वेंटिलेशन टू प्रोवाइड सर्विस लाइन एंड रेन वाटर डिस्पोजल, इसके लिए बनाया जाता है सेटबैक। टू प्रोवाइड लाइट एयर फायर सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग, इससे बचाने के लिए भी बनाया जाता है। फ्रंटेज क्या होता है? विथ ऑफ द साइट अवॉइडिंग द एसेस रोड, विथ ऑफ द साइट अबटिंग द एसेस रोड फ्रंटेज कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ द बिल्डिंग प्लान क्या क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ द बिल्डिंग प्लान क्या होते हैं? एस्पेक्ट, पर्पज, प्राइवेसी, कैलकुलेशन, रोमिनेस, ग्रुपिंग, एलिगेंस, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी, प्रैक्टिकल कंसीडरेशन, ये प्रिंसिपल होते हैं। पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, सारे याद रखने हैं। एस्पेक्ट क्या होता है? तो प्लेसमेंट ऑफ द डिफरेंस, प्लेसमेंट ऑफ अ डिफरेंट रूम ऑफ हाउस इन अकॉर्डिंग विथ आवर एक्टिविटी एट डिफरेंट हावर्स ऑफ द डे, ये क्या कहलाता है? एस्पेक्ट। किस एस्पेक्ट से इस रूम को रखे हुए पढ़ने के लिए? क्या क्या करोगे? खाना खाओगे, डाइनिंग रूम खाना या कुछ भी, तो ये क्या होता है? डिफरेंट रूम ऑफ द हाउसेस अकॉर्डिंग विद द आवर एक्टिविटीज एट द डिफरेंट आवर ऑफ द डे। रूम ओरिएंटेशन इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होना चाहिए? टाइप ऑफ द रूम, बेडरूम कहाँ होना चाहिए? साउथ में होना चाहिए, धूप है जहाँ पे साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ड्राइंग रूम, ठीक है, डाइनिंग रूम साउथ में, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। किचन भी ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। स्टडी रूम नॉर्थ में होना चाहिए। वरांडा वेस्ट में या साउथ वेस्ट में होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्ट क्या होता है? व्यू फ्रॉम आवर आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग, प्रोस्पेक्ट होता है बाहर से देखने में कैसा लग रहा है आपका बिल्डिंग, प्रोस्पेक्ट है ये। व्यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग। रोमिनेस क्या होता है? इट मीन्स गेटिंग मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशंस ऑफ और स्पेस ऑफ द रूम। क्या होता है? इट मीन्स गेटिंग मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशंस और स्पेस ऑफ रूम। रेक्टेंगुलर रूम हैज बीन मोर क्रोमिनियस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाना एक टाइप का। तो रेक्टेंगुलर रूम जो होता है मोर रोमिनियस होता है देन स्क्वायर रूम, और जबकि बिल्डिंग जो ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सी होती है? वो स्क्वायर वाली होती है। ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस रूम्स रिगार्डिंग देयर फंक्शंस। ग्रुपिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम्स रिगार्डिंग देयर फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना, रूम को अरेंजमेंट करना ग्रुपिंग कहलाता है। इट इज में मिनिमम द लेंथ ऑफ द सर्कुलेशन, कम से कम घूमना पड़े, एंड इम्प्रूव द कम्फर्ट, कम्फर्टनेस प्रोवाइड करे। एलिगेंस क्या होता है? इट इज ग्रांड अपीयरेंस ऑफ अ बिल्डिंग अटेंड मेनली owing to the elevation which is a time depend on the plan। एलिगेंस क्या होता है? इट इज ग्रांड अपीयरेंस, अच्छे से अच्छा अपीयरेंस जो हो सकता है, ऑफ अ बिल्डिंग अटेंड मेनली owing to a elevation to the elevation which is a time depend on the plan, प्लान पर डिपेंडेंस होती है। अमलगेशन क्या होता है? अमलगेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्लेसेस एज अ सिंगल प्लॉट, एक दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक ही सिंगल प्लॉट में देखना अमलगेशन कहलाता है। ठीक है, एनबीसी के अकॉर्डिंग मिनिमम डायमेंशन ऑफ द वेरियस बिल्डिंग पार्ट, बेडरूम के लिए कितनी मिनिमम डायमेंशन होनी चाहिए? तो 2.4 मीटर से लेकर हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर से लेकर 3.6 मीटर।
मिनिमम एरिया 8.6 का होना चाहिए। ड्राइंग रूम का एरिया कितना होना चाहिए, तो 3 मीटर का होना चाहिए विथ, और हाइट 3.3 से लेकर 3.6, 3.6 मैक्सिमम में जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, याद रखना है सभी में। कुछ जगह पे छोटा हो जाएगा, वो कहाँ पे होगा देखते हैं। रूम जहाँ पे आएगा वहाँ पे 3.6 जाएगा, लेकिन अगर किचन स्टोर वगैरह वगैरह अदर रूम हो गए वहाँ पे कम रख सकते हैं। और तो ड्राइंग रूम में 3 मीटर की विड्थ होनी चाहिए, 3.6 मीटर की हाइट 3.3 के साथ, या 3.3 से लेकर 3.6 मीटर तक, और मिनिमम एरिया होना चाहिए 16 मीटर स्क्वायर का। डाइनिंग रूम में 2.4 का मिनिमम विड्थ होना चाहिए, और 3.6 की हाइट, और 9.50 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए डाइनिंग। ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम कंबाइंड अगर कर देते हैं तो विथ 3 मीटर की हो जाएगी, ठीक है, और 3.6 मीटर का। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ड्राइंग रूम के बराबर ही रख देंगे, ड्राइंग रूम में ही हम शिफ्ट कर देंगे उसको। बस मिनिमम एरिया 20 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। रेंज तो सेम रख रहे हैं, बट एरिया बढ़ा देंगे 20 मीटर स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। ड्रेसिंग रूम के लिए क्या हो जाएगा, तो 2 मीटर का विथ होना चाहिए, और 3.6 मीटर की हाइट होनी चाहिए, और मिनिमम एरिया 7.5 होना चाहिए स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। गेस्ट रूम के होने चाहिए 2.75, 3.3 से लेकर 3.6, और मिनिमम एरिया 9.50 होना चाहिए। डाइनिंग रूम के बराबर एरिया है लगभग। ये कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसमें, तो पूछी भी जा सकती हैं, थोड़ा लंबा है तो। किचन का देख सकते हैं तो 3.3 मीटर एरिया हो सकता है। स्टडी रूम अगर रखेंगे तो 2.4 मीटर, और 3.3 से लेके 3.6 मीटर का हाइट होना चाहिए, और स्क्वायर मीटर 9.05 मीटर स्क्वायर में इसका। डाइनिंग रूम और स्टडी रूम सेम होना चाहिए। डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, गेस्ट रूम तीनों सेम है, 9.50 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए यहाँ पे। और अब किचन स्टेयर को देखते हैं तो 3.30 का होता है। ड्रेसिंग रूम 7.5 का होना चाहिए, पढ़ाई ज़्यादा में ड्रेसिंग कम में। किचन तो और 3.30 मीटर स्क्वायर, किचन और स्टोरेज का साथ था, लेकिन अगर केवल किचन ले रहे हैं तो 5 मीटर स्क्वायर। ये कैसे, तो गलती है यहाँ पे, कमेंट कीजिएगा आप लोग सही कौन सा। स्टोर 3 मीटर, प्ले रूम 6.5 मीटर स्क्वायर, बाथरूम 1.8 मीटर स्क्वायर, वाटर क्लोजेट 1.1 मीटर स्क्वायर। एक एक आदमी जाएगा वाटर क्लोजेट में, ठीक है, एक एक लोग जाते हैं ना वाटर क्लोजेट में, तो 1.1 मीटर स्क्वायर हो गया। बाथ एंड वाटर क्लोजेट दोनों साथ हो जाएगा तो 2.80 मीटर स्क्वायर। गैरेज कितना हो चाहिए, 12.5 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, 2.5 मीटर विथ और 2.4 मीटर हाइट के साथ। वरांडा 2.5 बाई 2.5, इसका कुछ फिक्सेशन नहीं होता है मिनिमम। पोर्टिको क्या होता है, 3 से 3.6 मीटर 18 मीटर का होना चाहिए एरिया। कोर्टयार्ड 5.4 मीटर का विथ होना चाहिए, और लेंथ और एरिया कुछ भी रख सकते हैं। सर्वेंट रूम 2.5 से लेकर 2.75 इतना होना चाहिए कम से कम। 2.40 से लेकर 2.75 का हाइट, और 10 मीटर स्क्वायर का 10 मीटर स्क्वायर। सर्वेंट रूम होना चाहिए। बेसमेंट कितना हो जाए, 2.75 मीटर का विथ, 2.4 का हाइट, 9.50 का एरिया होना चाहिए कवर। की पॉइंट देखेंगे, स्ट्रक्चरल मेंबर इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन 2 टाइप्स, कंप्रेशन मेंबर एंड टेंसाइल मेंबर। इन कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग चौखट शैल बी यूज्ड ऑफ द सीजन टॉक टीक बुक।
ठीक है ना, सागौन का पेड़। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल्डिंग प्लानिंग इज आर हेल्थ, कन्वीनियंस एंड ब्यूटी। ठीक है, कोई सोचेगा इकोनॉमिकल, नहीं, बिल्डिंग प्लानिंग किसके लिए, हेल्थ और कन्वीनियंस और ब्यूटी के लिए होता है, तथा तो लगना है ही उसमें अच्छे से। इफ सॉइल इज अ ड्राई डीपीसी ऑफ और ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ कोस्ट सैंड, कोस्ट सैंड डाल देते हैं हम ड्राई कंडीशन में अगर सॉइल है। क्लासिफिकेशन ऑफ द वॉल, कौन सा होता है, लोड बेयरिंग वॉल, जो लोड को बेयर कर दी, द वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट सुपर इम्पोज्ड लोड, टू सपोर्ट द सुपर इम्पोज्ड लोड एंड देयर ऑन लोड, सच अ वॉल इज मेड इन फर्स्ट क्लास brick and rich mortar, solid wall with pierced pilasters कहलाता है, solid wall with pierced pilasters, veneered wall, cavity wall, solid wall एग्जाम्पल हैं ये। नॉन बियरिंग वॉल और ड्रॉप वॉल्स क्या होती हैं, इट टेक्स ओनली सेल्फ लोड, खुद का लोड लेती हैं। पार्टीशन वॉल, इट्स सीवियर एज स्क्रीन फॉर प्राइवेसी, एक टाइप की स्क्रीन होती है प्राइवेसी के लिए। इट कैन बी रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, किसको स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करती है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करती है। जनरली थिकनेस इज 100 से 125 mm, ठीक है, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। पार्टीशन वॉल, पैनल वॉल, कर्टन वॉल, फ्रिज स्टैंडिंग वॉल, ड्वार्फ वॉल या TCR द वो क्या नाम, नॉन लोड बेयरिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल क्या कहलाते हैं, a structure provided to a downshift of the road, a structure provided to downside of the road to the protect freshly cut और fill, किसको बचाने के लिए, freshly cut और fill और old surface of the natural hill, it is used for supporting artificial cutting, आर्टिफिशियल कटिंग को भी सपोर्ट प्रदान करने के लिए भी ये बनाई जाती है। कर्टन वॉल क्या होती है, इट इज कंस्ट्रक्टेड विथ ग्लास, एल्यूमिनियम और विथ स्टील फ्रेम के साथ होती है कर्टन वॉल। ग्लास से हाथ कट सकता है ना, इसलिए कर्टन वॉल ग्लास, एल्यूमिनियम धातु इससे भी कट सकता है, स्टील फ्रेम उससे भी कट सकता है, अगर धारदार हो गया तो कर्टन वॉल होता है। आगे देखते हैं कैविटी वॉल क्या होता है, इट इज अ डबल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ टू स्प्रेडिंग वॉल कॉल्स स्किन और लीव्स, इन दोनों वॉल को क्या बोलेंगे, स्किन या लीव्स ऑफ मैसनरी स्प्रेडेड बाय एन एयर स्पेस, ऑफ मैसनरी सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस, एयर स्पेस रह जाता बीच में, एंड जॉइन टुगेदर बाय मेटल टाइज, मेटल टाइज के द्वारा टुगेदर करते हैं एट द सूटेबल इंटरवल, कुछ इंटरवल पे, क्या कहलाता है वो, कैविटी वॉल कहलाता था। इनर एंड आउटर स्किन शुड नॉट बी लेस देन 10 सेंटीमीटर ईच, हाफ ब्रिक, आधे क्या नाम, हाफ ब्रिक, आधे ईंट से कम की दीवार नहीं होनी चाहिए। द साइज ऑफ द जो स्किन होती है ना इंडिविजुअल, वो कम 10.10, वो 10 सेंटीमीटर से कम की विथ नहीं होनी चाहिए। द साइज ऑफ द कैविटी वॉल वेरीज फ्रॉम 4 to 10 सेंटीमीटर, 4 to 10 सेंटीमीटर रियली, जब एक स्किन ही 10 सेंटीमीटर की होगी, नॉट लेस देन द 10 सेंटीमीटर ईच हाफ ब्रिक, 4 से 10 ही रहेगा ये, कमेंट कीजिए आप, क्वेश्चन जहाँ मिलेगा वहाँ पे देखा जाएगा क्या, मेरे ख्याल से तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ द कैविटी वॉल क्या होना चाहिए, बेटर थर्मल इंसुलेशन, बेटर थर्मल इंसुलेशन, इकोनॉमिकली चीपर देन सॉलिड वॉल, गुड साउंड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर अच्छे इंसुलेटर की तरह काम करती है।
गुड साउंड इंसुलेटर, प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द टेम्परेचर। वॉल टाई क्या होता है? वॉल टाई, metallic or terracotta tie used to bond the wall together to obtain structural stability is known as the wall tie. हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना होता है? 90 सेंटीमीटर, तीन स्केल लगभग हो। और वर्टिकल स्पेस 330 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर। वॉल टाई क्योंकि ऊपर जाती है ना दीवार, तो ऊपर जब चली जाएगी, ऐसे में तो दूर दूर भी रख सकते हैं, गिरने से बचाने के लिए ऊपर होना चाहिए ना। तो ये कितना है? 90 सेंटीमीटर, ये 30 से 45। डॉट वॉल क्या होता है? इट्स वॉल लेस देन अ स्टोरी इज इन हाइट, वॉल्स आर सपोर्टिंग ग्राउंड फ्लोर जॉइस्ट, ग्राउंड फ्लोर जॉइस्ट को सपोर्ट करता है। इट्स हाइट इज जनरली लेस देन 1.5 मीटर, इससे होती है छोटी, 1.5 मीटर से छोटी होती है। द वॉल लेस देन अ स्टोरी वॉल सपोर्टिंग ग्राउंड फ्लोर जॉइस्ट, ग्राउंड फ्लोर जॉइस्ट को सपोर्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉट वॉल बोलते हैं। पार्टीशन वॉल क्या होता है? इट इज अ थिन वॉल कंस्ट्रक्टेड डिवाइड एन enclosed space, thin wall construction to divide the enclosed space. Internal and external wall क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल। कंक्रीट जॉइस्ट कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट जॉइस्ट कंस्ट्रक्शन of a monolithic combination of regularly spaced joist and a thin slab of a concrete cast in place to form of a integral unit with a supporting beam column etc. Concrete joist constructed of a monolithic combination of regularly spaced joist and a thin slab of a concrete cast in place to form an integral unit with the supporting column or wall क्या कहलाता है? कंक्रीट जॉइंट कंस्ट्रक्शन। साउंडिंग एंड थर्मल इंसुलेशन क्या होता है? बिल्डिंग अकॉस्टिक होनी चाहिए। इट इज अ साइन ऑफ द कंट्रोलिंग नॉइज इन बिल्डिंग क्या कहलाता है? बिल्डिंग अकॉस्टिक। साउंड इज मेजर इन द डेसिबल डीबी। साउंड क्लासिफिकेशन दो टाइप का, एयर इम्पैक्ट और सुपर स्ट्रक्चर बोन साउंड। एयर बोन साउंड ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड ट्रेवल to the ear of the person, direct to the ear of the person, और ट्रांसमिटेड फर्स्ट थ्रू द स्ट्रक्चर के द्वारा। रिवर्बिंग क्या होता है? रिवर रिवर्बरिंग रिवर्बेरिंग वेरिएशन नहीं रिवर्बेरेशन। रिवर्बेरेशन इज अ मल्टीपल रैंडम ब्लेंडेड रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिवर्बेरेशन होता है। Reverberation is depend only on the volume of the space and acoustic appropriate quality of the room finished। क्या होता है? acoustic appropriate absorptive reverberation is dependent only on the volume of the space and acoustically absorptive quality of the room finishing। जो मटेरियल लगाए जाएंगे उसकी क्या क्वालिटी है ऑब्जर्विंग अकॉस्टिकली। रिवर्बरेशन क्या टाइम क्या होता है? रिवर्बरेशन टाइम द टाइम बिटवीन द साउंड एनर्जी टू डिले बाय 60 डेसिबल आफ्टर द साउंड सरफेस हैज स्टॉप्ड। Selection of the correct time of reverberation is known
एज ऑप्टिमम टाइम ऑफ द रिवर्बरेशन करेक्ट टाइम ऑफ द रिवर्बरेशन नोन एज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ द रिवर्बरेशन। जैसे यहाँ पे हम SPL देखेंगे, ये टाइम है, यहाँ पे हाई बोला और रिवर्बरेशन इतने टाइप से बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ बार बार हाई आ रहा है। टाइम बिटवीन द साउंड एनर्जी टू डिले बाय 60 डेसिबल आफ्टर द साउंड सरफेस ऑफ द स्टॉप्ड। 60 डेसिबल बदलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, डिलेड बाय 60 डेसिबल आफ्टर द साउंड सरफेस एज स्टॉप्ड, रिवर्बरेशन टाइम कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड एब्जॉर्बेंट absorbents. Classification of the sound absorbents. Porous absorbents mostly used in the seminar hall. जैसे एग्जाम्पल के लिए वुड वूल, ग्लास वूल, स्लैग वूल, परफोरेटेड फाइबर बोर्ड, फोम्ड प्लास्टिक etc. Resonant absorbents, cavity resonators, composite type of the absorbents. Sound absorbent material: acoustic plastic, acoustic tile, acoustic board, straw board, pulp board, compressed fiber board, perforated board, plywood, wood etc. Noise: a sound that is not good to hear is called noise. Any unwanted or disturbing sound that affected the health and well-being of the human and other organisms is called noise pollution. Thermal insulation क्या होता है? Thermal insulation is the process of the insulation material from transmitting heat between the material which are in thermal contact. Heat insulation material क्या होता है? वूल, स्लैग वूल, एल्यूमिनियम फॉयल, रॉक वूल, फोम ग्लास, वुड वूल्स, कॉर्क बोर्ड, एस्बेस्टस सीमेंट बोर्ड, लाइट कंक्रीट बोर्ड etc. तो ये हमारा BCME कंप्लीट पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन अब है मैसनरी के लिए अगली बार आएंगे। ओके, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज काफ़ी लंबा रहेगा ये, तो इसको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए धन्यवाद। 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, तो तब मिलेंगे साथ में। ओके, बाय बाय।